हेलो एवरीवन। तो लास्ट पार्ट के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं कि ज़ैंग टिंग आज बहुत गुस्से में थी। अपने पे लगने वाला इल्ज़ाम और चोरी करके मटेरियल बाहर बेचने की वजह से वो इतनी गुस्से में थी कि वो फ़ौरन से रिज़ाइन करती हुई वहाँ से चली जाती है और जाने से पहले वो जिंग जिंग को बहुत बातें भी लगाती है क्योंकि उसे लगा था कि इस सब की रिस्पॉन्सिबल वही है। अब एज अ रिज़ल्ट ऑफिस में हर कोई जिंग जिंग से दूर भागने की कोशिश कर रहा था। उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे उसे अकेला किया जा रहा है। वो इस वजह से बहुत अपसेट हो जाती है। ऐसे में डू उसके पास आता है और उसे कहता है कि क्यों ना आज चीयर अप करने के लिए तुम मेरे साथ थोड़ी देर कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए चलो। जबकि मिस्टर गू को दिखाते हैं उसके लिए बहुत टेंशन बनी हुई थी। वो उसी डिज़ाइनर से बात करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो उसको सुनता ही नहीं बल्कि रिजेक्ट कर देता है। उसे गुस्सा था कि इतनी बड़ी कंपनी से उसका डिज़ाइन कैसे लीक हो गया। जबकि उधर डू जिंग जिंग को चीयर अप करने के लिए अपनी स्टोरी सुनाने लगता है कि वो कैसे एक पुअर फैमिली से आगे बढ़ा डायरेक्टर बन गया। कभी कभी जब लोग कोऑपरेटिव नहीं होते तब इंसान को बहुत बुरी फीलिंग आती है। जिंग जिंग सोचती है कि उसको एक कोलीग तो अच्छा मिल गया एटलीस्ट। उधर गू बार बार जिंग जिंग को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसका मोबाइल ऑफ हो गया था। उसे पता भी नहीं चला था। गू काफ़ी जेलस होता है और गुस्से में आ जाता है जब उसे पता चलता है कि वो डू के साथ ड्रिंक करने गई थी। लेकिन तब वो एकदम सैड हो जाता है जब उसे पता चलता है कि एक्चुअली जिंग जिंग को सारे ऑफिस वाले अपने सर्कल से निकाल रहे हैं, उसे अकेला करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में सिर्फ एक डू ही उसका साथ देता है। जबकि उधर हमें दिखाते हैं कि आमी को शियाते पर शक हो रहा था। वो रात को किसी लड़की की कॉल सुनता है और एक होटल में उसे मिलने के लिए जा रहा था। उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे वो काफ़ी अरसा रात को ऐसे ही करता है। उसे शक था वो उसे चीट कर रहा है। वो फ़ौरन से जिंग जिंग को कॉल करती है और उनको भी अपनी हेल्प के लिए बुला लेती है। अब सबसे पहले तो आयमी जिंग जिंग को सारी स्टोरी बताती है कि किस तरह से काफ़ी दिनों से वो ऐसी ही सस्पिशियस हरकतें कर रहा है। अब उस होटल के सामने बैठी वो पहले तो काफ़ी मेलोड्रामा करती है और उसके बाद वो लोग अंदर जाकर एक स्टाफ के थ्रू शियाते का पता करने की कोशिश करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उनको बाद में पता चलता है कि शियाते एक लड़की को अपनी गाड़ी में बिठा रहा है। जिंग जिंग को तो इतना गुस्सा आता है कि वो वहीं पर ही शियाते की ठुकाई लगाना स्टार्ट कर देती है। उसे अच्छा सबक सिखाती है लेकिन तब बहुत शर्मिंदा होती है जब उसे पता चलता है कि वो तो एज अ पार्ट टाइम अपनी टैक्सी चला रहा था। और अब आयमी जो पहले शियाते पर गुस्सा थी अब वो जिंग जिंग पर गुस्सा निकाल रही होती है। एक्चुअली शियाते सिर्फ डम बनने का ड्रामा कर रहा था। असल में वो सब जानता था कि आयमी शादी करना चाहती है और वो उसी के लिए एक पार्ट टाइम जॉब करके ब्राइडल ड्रेस खरीदने की कोशिश में था। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे दिल की हर बात को जानता हूँ और तुम्हारा हर सपना पूरा करूँगा सारी ज़िंदगी। लेकिन इसके साथ साथ वो गू को वार्न भी करता है अगर इससे शादी करने वाले हो तो ध्यान रखना हड्डियाँ टूटने से तुम्हें कौन बचाएगा। उसके बाद हमें ऑफिस का सीन दिखाते हैं कि आजकल बहुत टेंशन बनी हुई थी और गू अपने सारे एम्प्लॉयज़ को ये अनाउंस कर देता है कि वो डिज़ाइनर हमें लीगली सू करने वाला है। वो हमारी बात बिल्कुल भी नहीं मान रहा। अब हमें खुद से ही अपना नया डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हम आगे नहीं करने वाले। अब सारे डिज़ाइनर के लिए बहुत टेंशन बन चुकी थी। ओवर टाइम कर के वो लोग एक नया डिज़ाइन बनाने की कोशिश में थे। जबकि उधर हान रान की मुलाकात एक दफ़ा होती है मिस्टर डू से। डू ने ड्रिंक कर लिया था और वो बातों बातों में उससे शेयर करता है कि वो जिंग जिंग को लाइक करता है। गू से जेलस है, उसका क्रश है, वो फाइट करेगा जिंग जिंग के लिए। जबकि मिस्टर गू को एक तरफ तो ऑफिस की परेशानियां थी जबकि दूसरी तरफ जिंग जिंग के डैड ने भी फुल टाइम उसे परेशान किया हुआ था। वो उसे टफ टाइम देते हैं, याद कराते रहते हैं कि बेशक मेरी बेटी तुम्हारे साथ रह रही है तुम्हारे अपार्टमेंट में लेकिन अपनी लिमिट्स को याद रखना। जिंग जिंग और गू अपनी ऑफिस की परेशानियां कभी भी दादाजी को नहीं बताते थे। अक्सर उनके साथ समय बिताने के लिए जाते थे और जिंग जिंग की तो दादाजी से इतनी दोस्ती हो गई थी कि वो बातों बातों में ही उनको डाइट से रिलेटेड बहुत सी टिप्स भी देती है और उनका अच्छे से ख्याल भी रखती है। इवन कि गू तो एनवी कर रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे ये उसके नहीं बल्कि जिंग जिंग के ही दादाजी हैं क्योंकि जिस तरह से जिंग जिंग उनको कन्विंस करती थी गू भी नहीं कर पाता था। उसके बाद हान रान को दिखाते हैं। वो एक बहुत ही अच्छा साला बना हुआ था। वो जाता है और गू को सब बता देता है जो भी डू ने उसे ड्रंक होकर बताया था। अब मिस्टर गू कहता है कि तुम फिक्र ना करो, ये डू ये तो गेम से आउट ही समझो। जिंग जिंग बहुत मासूम है लेकिन मैं डू को कोई गेम चलाने नहीं दूंगा।
जबकि जिंग जिंग को इंस्पिरेशन देने के लिए गू उसको एक आइडिया देता है कि वही वाला टॉय जो उसने उसके लिए पहले बनाया था, क्यों ना इसी थीम पर वो लोग एक नया डिज़ाइन बनाए। और ना सिर्फ आइडिया देता है बल्कि वो उसकी काफ़ी हेल्प भी करता है उसे क्रिएट करने में। जबकि उधर डू को दिखाते हैं वो गू से काफ़ी जेलस था और आजकल वो बहुत सस्पिशियस हरकतें कर रहा था। उसने कुछ रिकॉर्डिंग भी करके रखी हुई थी मिस्टर गू की, जिनको वो मीडिया में लीक कर देता है। अब एनिवर्सरी वाले दिन बहुत सा मीडिया पहुंचा होता है जो गू पर सवाल उठा रहा था, और वो यही था कि वो डिज़ाइनर उनके साथ काम नहीं कर रहा और उनको लीगली सू करने वाला है। अब ऐसे लगा था कि जैसे गू पर मुसीबत आ चुकी है, लेकिन एंड टाइम पर एक सरप्राइज़ था। वो डिज़ाइनर वहाँ पर अपनी अपीयरेंस देता है और साथ साथ ये भी बताता है कि नया डिज़ाइन उसने खुद जिंग जिंग के साथ मिलकर बनाया है और उसके गू ग्रुप के साथ कोई भी इश्यूज़ नहीं चल रहे। वो उनके साथ मिलकर काम कर रहा है और आइंदा भी करता रहेगा। अब इतना बड़ा सरप्राइज़ देखने के बाद डू तो पतली गली से निकलने वाला था, लेकिन एंड टाइम पर उसके सामने गू आकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि जो डाटा लीक किया गया था वो तुम्हारी तरफ से था, टिंग की तरफ से नहीं। मुझे काफ़ी अरसे से इस बात का पता था। एक्चुअली गू को उस पर तब शक हुआ था जब वो फौरन से पॉइंट कर रहा था, इशारे दे रहा था कि ये सारा कुछ टिंग कर रही है, जबकि टिंग उसने ऊपर ऊपर से तो रिज़ाइन किया था, लेकिन एक्चुअली वो गू के लिए काम कर रही थी। इवन कि उसने सबूत भी तलाश किए थे डू के खिलाफ, और उस डिज़ाइनर को चोरी चोरी जाकर मिस्टर गू ने मना लिया था अपने साथ काम करने के लिए। उससे जिंग जिंग के डिज़ाइन भी दिखाए थे और उन्होंने मिलकर एफर्ट की थी एक नया डिज़ाइन बनाने के लिए। वेल, अब डू तो पूरी तरह से फंस चुका था। वो अब कन्फेशन करता है और बताता है कि ये सारा कुछ मैंने इसलिए किया क्योंकि वो गू से जेलस था। वो जितनी भी मेहनत कर लेता वो कभी भी गू की पोस्ट तक पहुंच ही नहीं सकता था। उसको ऐसा लगता था कि जैसे गू ग्रुप में उसके टैलेंट की वो कदर नहीं है जो होनी चाहिए थी। और वैसे भी अब तो जिंग जिंग को लेकर भी उसे काफ़ी जेलसी हो रही, इसीलिए जब दूसरी कंपनी की तरफ से एक लालच की ऑफर दी गई तो वो रेजिस्ट ना कर पाया। अब उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि डू ने तो ऑफ कोर्स अब गू ग्रुप छोड़ दिया था। उसके बाद नई डायरेक्टर अब टिंग बन चुकी थी, जिसकी जिंग जिंग से काफ़ी दोस्ती थी और कोई भी मसले नहीं थे अब। लेकिन दादाजी की एक दिन अचानक से तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। वो हॉस्पिटल भी नहीं जाना चाहते थे, बस अपने बच्चों को अपने पास बुलाते हैं और बहुत रोते हैं। उनसे एक अपनी लास्ट विश पूरी करने को कहते हैं कि मैं मरने से पहले तुम लोगों की शादी देखना चाहता हूँ और गू के बच्चों को, अपने पड़पोतों को खिलाना चाहता हूँ। वो जिंग जिंग से वादा भी ले लेते हैं, लेकिन बाद में उन लोगों को पता चलता है कि दादाजी ने ये सारा नाटक किया था। वो बीमार नहीं थे बल्कि एक्टिंग कर रहे थे। अब वो कहते हैं कि चाहे जो भी हो, वादा वादा होता है। जिंग जिंग, तुम अब अपने शब्दों से मुकर नहीं सकती। लेकिन जिंग जिंग बाहर आकर गू से कहती है कि अभी तो मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ है, शादी और बच्चे ये सब मैं अभी नहीं करना चाहती। अब उसके बाद जब वो लोग जिंग जिंग के मॉम डैड से मिलने जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे सारे स्टूडेंट्स तो वापस जा चुके हैं, अब सारे कमरे खाली हैं, आप लोग वापस आ जाएं। जिंग जिंग का शादी के बगैर गू के साथ रहना बिल्कुल भी रीज़नेबल नहीं। अब जिंग जिंग को गू कैसे जाने देता, फ़ौरन से कहता है तो फिर हम शादी कर लेते हैं। अब मॉम डैड की तो इतनी बड़ी यस थी क्योंकि उन्हें गू बहुत पसंद था, लेकिन जिंग जिंग हैरान थी कि एक दुल्हन के अलावा हर कोई शादी के लिए तैयार है। वेल, अब एक दिन दादाजी की इच्छा पूरी करने के लिए गू खुद को एकदम तैयार करता है, नहा धो के खुशबू लगा के लटक मटक के वाइन लेता हुआ जिंग जिंग के पास आता है। लेकिन जिंग जिंग बहुत थकी हुई थी, स्लीपी फील कर रही थी। वो उसे बिल्कुल इग्नोर करती हुई बड़े मज़े से सोने के लिए अंदर चली जाती है और गू के अरमानों पे पानी फिर जाता है। अब नेक्स्ट डे आयमी ने अपना वेडिंग ड्रेस कलेक्ट करना था, जिंग जिंग को साथ लेकर जाती है, लेकिन एक बहाने से उसे भी एक ड्रेस ट्राई करने को कह देती है। जब जिंग जिंग बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसके लिए एक क्यूट सा सरप्राइज़ था। वहाँ पर गू ने उसे प्रपोज करना था, सारी तैयारी की हुई थी। अब वो अपने और जिंग जिंग के एक साथ बिताए हुए बहुत से पलों को याद करता है और उसे प्रपोज करता है सबके सामने। जिंग जिंग ऑफ कोर्स उससे इतना प्यार करती थी और इतना क्यूट प्रपोजल वो फ़ौरन से यस कर देती है और एक हफ्ते बाद उनकी शादी डिसाइड हो जाती है। अब शियाथे तो पूरे ज़ोर और शोर से अपने बॉस की शादी की तैयारियों में लगा होता था, क्योंकि बॉस के बाद अगला नंबर उसी का तो था। जिंग जिंग के मॉम डैड भी बहुत खुश नज़र आते हैं ऊपर से, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी इकलौती बेटी को विदा करते हुए बहुत सैड थे, उनकी आंखों में आंसू थे। जबकि सबसे ज़्यादा एक्साइटेड तो दादाजी थे, जिन्होंने गू के 5 बच्चों के नाम भी डिसाइड कर लिए थे। उन्हें बच्चों से खेलने का बहुत शौक था। फाइनली फिर वेडिंग डे आ ही जाता है। गू और जिंग जिंग सू क्लब में तैयार होते हैं और उसके बाद एक बहुत बड़ा वेन्यू उन्होंने बुक किया हुआ था, वो उसी के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन जिंग जिंग बहुत नर्वस फील कर रही थी।
और इसके साथ साथ एक और मिसहैप होता है, उनका टायर भी फ्लैट हो जाता है रास्ते में। अब जिंग जिंग और गू फैसला करते हैं कि हम किसी वेन्यू में नहीं बल्कि सू क्लब में ही शादी करेंगे। उनकी सारी यादें वहीं से तो जुड़ी हुई थी, तो अब जिंग जिंग के घर को ही उनकी शादी का वेन्यू बना दिया जाता है। वहाँ पर वो लोग शादी के लिए आते हैं और ट्रेडिशनल ड्रेस में रेडी होते हैं। एक क्यूट सा उनका शादी का फंक्शन होता है जिसमें सिर्फ फ्रेंड्स और फैमिली थी। वहाँ पर वो अपने पेरेंट्स और सारे रिलेटिव्स की ब्लेसिंग्स लेते हैं। हर कोई उनके लिए बहुत खुश था और उसके बाद वो लोग अपने ब्राइडल चैम्बर में जाते हैं और अब वो जल्दी से जल्दी दादाजी की इच्छा पूरी करना चाहते थे। और इसी के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।